तो क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के त्योहार कट्टरपंथियों के निशाने पे आ चुके हैं? क्या हिंदू त्योहारों की पहचान बदलने की मजहबी साजिश खुलकर रची जा रही है? क्या हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में सिंध लगाने की शातिराना साजिश खुलकर हो रही है? क्या इस देश में हिंदू परंपरा को खत्म करने का बड़ा प्लान एक जिहादी सिंडिकेट के जरिए तैयार किया जा रहा है? क्या पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की सनातन हिस्ट्री को बदलने की सांप्रदायिक साजिश रची जा रही है? अब पूर्वोत्तर के राज्य से इसकी जो पहली झलक आ रही है वो बहुत चौंकाने वाला है। इन सवालों को सुनकर आपके मन में आपको लग रहा होगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो आप सिर्फ यही सुनते और देखते आए हैं कि कैसे घुसपैठिए असम या देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। लव जिहाद वाली साजिश के बारे में भी आपने देखा सुना होगा। लेकिन त्योहारों पर कब्जा, ये वाकई एक ऐसा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला खुलासा है कि अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानेंगे तो एक बार आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जिस धर्म समाज की संस्कृति खत्म हो जाती है, कहते हैं कि उस धर्म समाज का अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। और खतरे की घंटी इस बार जो बजी है वो असम में बजी है। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अपना प्रचंड तेवर दिखाया है। असम पुलिस ने अल्ताफ हुसैन नाम के एक गायक को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। असम के धुबरी जिले का रहने वाला अल्ताफ हुसैन असम के पारंपरिक बिहू गीतों के बोल बदलकर अपने खास स्टाइल में उस पर गाने बना रहा था। और पता है उसके गानों का स्टाइल क्या था और उन गानों के बोल क्या थे? अल्ताफ ने हाल ही में एक गाना बनाया जिसके बोल हैं कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। उकसाने वाली इस लाइन का इंस्पिरेशन अल्ताफ को कहां से मिला, यह भी जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी आंदोलन चल रहा था, तब यही नारे लग रहे थे, देश ता तो मार बापार ना की, यानी ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। अल्ताफ ने वही नारा लिया और असमिया भाषा में उसे गाना बना दिया। अल्ताफ पर एकदम क्लियर कट आरोप है। एक तो उसने असम के पारंपरिक बिहू गाने को अपने खास स्टाइल में पिरोया, जिसे आप कट्टरपंथी स्टाइल भी कह सकते हैं, उसमें गाया। बात यहां तक होती तो शायद बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन इस भड़काऊ गाने के लिए जो उसने धुन उठाई वो बिहू लोकगीत की। असम में मियां कहते किसको है? असम में मियां का मतलब मुसलमान नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, बांग्लादेश से आए बंगाली बोलने वाले मुसलमान। ये असम के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन इनकी आबादी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और आज हालत यह है कि असम के मूल मुस्लिम जो असमिया बोलते हैं, उनका कुल मुस्लिम आबादी में हिस्सा सिर्फ 37%, जबकि बाकी 63% ये वही मियां हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और घुसपैठिए हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि असम की 126 विधानसभा सीटों में से लगभग 30 विधानसभा सीटों पर जिताने और हराने का दम रखते हैं। सोचिए, जो दूसरे देश से आए हैं वही आज मूल असमिया लोगों की तरफ इशारा करके एक बोल रहे हैं, ये हिमाकत कर रहे हैं, ये गा रहे हैं कि असम तुम्हारे बाप का नहीं है। और ये डिफेंड कैसे कर रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। और किसको कर रहे हैं डिफेंड, ये किसके पक्ष में बोल रहे हैं? जब ये कह रहे हैं कि असम तुम्हारे बाप का नहीं है, तो किस संदर्भ में कह रहे हैं ये आप जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। हाल ही में असम के नौगांव जिले में एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात हुई और तीनों आरोपी मियां थे। इस वारदात के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन में शामिल कई संगठनों ने मियां को ऊपरी असम खाली कर देने का अल्टीमेटम दे दिया। पुलिस ने मामले में तेजी से एक्शन लिया और आरोपियों को पकड़ लिया। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच अल्ताफ का यह गाना आया। अब सोचिए, गुनाहों की लिस्ट देख लीजिए और समझिए कि किस तरह के लोगों को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। जो नाबालिग से रेप के जघन्य अपराध में फंसे हुए लोग हैं, उनको डिफेंड करते हुए गाना बनाया जा रहा है कि असम तुम्हारे बाप का नहीं। तो पहले तो इस तरह का गाना गा के भड़काया जा रहा है,
और दूसरे राज्य के सिस्टम को बदनाम किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर जो बिहू संस्कृति है उसमें सेंधमारी की जा रही है। देश के दूसरे हिस्सों में इसे भगवान वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू ये त्योहार हजारों साल से मनाते आए हैं। भागवत पुराण से लेकर और संगम साहित्य और विदेशी यात्रियों के ऐतिहासिक वृत्तांतों को जहां भी आप जांचेंगे, जहां खंगालेंगे, उसमें इस त्योहार के बारे में आपको विस्तार से लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन केरल के भीतर इस बात के प्रयास लगातार होते रहे हैं कि इस त्योहार का कनेक्शन कैसे इसके धार्मिक इतिहास से काट दिया जाए। जरा सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट को आप देखिए और उसमें क्या लिखा गया है उसको पढ़िए, और फिर आपको समझ में आएगा कि यह सिर्फ असम में नहीं हो रहा, यह पूरे देश में हो रहा है। इन सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि ओणम हिंदू त्योहार नहीं है, यह तो मलयाली फसलों का त्योहार है। दरअसल लंबे वक्त से हमारे ही देश का वामपंथी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष जो तबका है वो इस मिशन में लगा हुआ है कि हिंदुओं को उसके ही त्योहार से बेदखल कर दिया जाए। इन्होंने न सिर्फ ओणम को मलयाली त्योहार बताया बल्कि उसमें जातिवाद को भी घुसेड़ दिया ताकि हिंदुओं में आपसी जुड़ाव न हो सके। केरल के पूर्व वित्त मंत्री और सीपीआई के बड़े नेता हैं थॉमस इसाक, ये ओणम के बारे में गलत जानकारी देते हुए क्या कह रहे हैं वो आपको एक बार देखना चाहिए। उन्होंने वामना अवतार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जबकि मान्यता और इतिहास सब एक सुर में कहते हैं कि ओणम एक सनातनी त्योहार है। और मान्यता क्या है वो भी एक बार आपको जानना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर महाराजा महाबली से दान में 3 कदम जमीन मांगी थी। विष्णु का जो दशावतार है, 10 अवतारों में एक अवतार वामन का अवतार है, यानी कि बौने के रूप में। और उन्होंने राजा महाबली से 3 कदम धरती मांगी थी और उन्होंने 3 पग जमीन देने की हामी भर दी। तब वामन अर्थात बौने अवतार में भगवान विष्णु ने अपना विशाल स्वरूप अपनाया और एक पग में धरती, दूसरे पग में आसमान नाप लिया। तीसरे कदम के लिए जब कुछ नहीं बचा तो अपना प्रण रखने के लिए, अपना वचन रखने के लिए राजा महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने अपने पैर महाबली के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु महाबली की इस दानवीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने महाबली से वरदान मांगने को कहा और महाबली ने इच्छा जाहिर की कि वो हर साल सावन माह के श्रवण नक्षत्र में अपनी प्रजा की सुध लेने के लिए धरती पर आना चाहते हैं। केरल की जनता राजा महाबली की इसी वार्षिक यात्रा के मौके को ओणम के रूप में मनाती है। एक बात जान लीजिए कि महाबली का साइड लेकर भगवान वामन के खिलाफ बोलना एक साजिश के सिवा कुछ और नहीं है, क्योंकि देव और असुर दोनों सौतेले भाई माने गए, क्योंकि सभी अदिति और दिति के जन्मे थे और ऋषि कश्यप के बेटे हैं। राजा महाबली अपने पिता ऋषि कश्यप के वंशज होने के कारण एक ब्राह्मण है, जबकि वामपंथी लोग उन्हें असुर या दलित के रूप में बताकर हिंदू समाज के बीच में खाई बनाने का एजेंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। और 2017 से पहले की दिवाली आपको याद होगी, लोग हैप्पी दिवाली कहकर लोग गिफ्ट लेने देने, पटाखे फोड़ने और मिठाई खाने तक इस त्योहार को सीमित कर दिया था। बड़े शहरों में शॉपिंग फेस्टिवल बन गया था, सब कुछ था इस त्योहार में, लेकिन भगवान राम को भुला दिया गया। और याद भी कैसे करते, दिवाली पर अयोध्या हर साल सूनी जो रहती थी, लेकिन योगी राज में वो तस्वीर बदली। दिवाली का त्योहार यानी प्रभु राम के घर वापसी का जो त्रेता काल की तरह जगमग हो उठती है आज अयोध्या। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये एक लंबी कोशिश रही, एक लंबा सिलसिला रहा है और आज भी ये प्रयोग जारी है। असम में बिहू गीत संगीत में मियां घुसपैठ कराई गई और कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि उसमें कश्मीर में प्राचीन शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारा का नाम दे देंगे। सोच लीजिए कि कश्मीर से लेकर केरल तक और पूर्वोत्तर से लेकर सोमनाथ तक सनातन संस्कृति किस तरीके की लड़ाई लड़ रहा है आज भी, इसी से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। वो चौंकाने वाली खबर जिसकी चर्चा आज देश के हर उस घर में हो रही है
जिस घर का नौजवान सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात एक किए हुए है और अपनी कुवत से ज्यादा जोर लगाकर हर हाल में कामयाबी हासिल करना चाहता है। वो खबर झारखंड से में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेकर है, जिसमें दौड़ लगाकर पिछले 9 दिनों में 11 नौजवान अपनी जान गंवा चुके हैं। बेमौत मारे गए इन नौजवानों की उम्र 22 से 25 साल की थी। घर वालों के मुताबिक उन नौजवानों को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसमें इस उम्र में जान जाने का खतरा हो। और बड़ी बात यह कि फिटनेस दौड़ के बाद दम तोड़ने वाले ज्यादातर नौजवानों के बारे में यह बात भी सामने आ रही है कि वो दौड़ की प्रैक्टिस भी ठीक ठाक कर रहे थे। इन तस्वीरों को जरा हम आपको दिखा रहे हैं, जो उसको गौर से देखिए। इन तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिखेगा कि जिनकी सांसें झारखंड के डेथ रन में टूटी है, इनकी फिटनेस आपको कोई खराब नहीं दिख रही होगी। ये सब ठीक ठाक हट्टे कट्टे नौजवान हैं। इन चेहरों पर कभी कहीं कोई बीमारी के निशान नहीं दिखेंगे। दौड़ लगाते हुए ये मौत के मुंह में क्यों पहुंच गए, आपके जेहन में यह सवाल अब उठ रहा होगा। सवाल है, अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर इन 11 युवाओं की मौत कैसे हुई और उनकी मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए। इस चौंकाने वाले मामले में एक तरफ झारखंड की हेमंत सरकार कटघरे में है, जिस पर चुनावी फायदे के चक्कर में युवाओं को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ यह खबर भी फैलाई जा रही है कि इन मौतों की वजह स्टेरॉयड यानी कि शक्तिवर्धक दवाओं का गलत इस्तेमाल है। लेकिन सच क्या है, इस पर हम आगे चौंकाने वाले खुलासा करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि झारखंड पुलिस ने 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के दौरान भर्ती दौड़ में हुई मौतों को लेकर अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और सभी मौतों की जांच की बात कही जा रही है। झारखंड की विपक्षी पार्टी बीजेपी इसे हेमंत सरकार की ओर से प्रायोजित मौत की दौड़ बता रही है और कई तरह के सवाल भी उठा रही है। अगर भर्ती दौड़ में शामिल 11 युवाओं की मौत से आपको ये घटनाएं आपको डरा रही हो, तो एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती दौड़ में सिर्फ 11 नौजवानों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि इसमें शामिल होने वाले करीब 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और उसमें से भी करीब 100 नौजवान ऐसे हैं जो अभी भी खतरे से बाहर नहीं बताए जा रहे हैं। अभी भी जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ है उनके लिए। झारखंड सरकार इस मामले में सवालों के घेरे में है और क्यों है, आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले रविवार की भर्ती दौड़ की कुछ तस्वीरें देखिए। हम एक एक करके दिखाते हैं, फिर आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि असल में वहां क्या हो रहा था। इस वीडियो में जमीन पर बेसुध पड़े इस नौजवान को देखिए। इसके सीने पर QR कोड और अभ्यर्थी नंबर भी आपको दिख रहा होगा। तस्वीरों में साफ है कि बेहोशी की हालत में ये होश में आ जाए, इसके लिए इसके सीने और जांघों पर प्रेस किया जा रहा है, उसको सहलाया जा रहा है, मला जा रहा है। और इन तस्वीरों में आपको झारखंड पुलिस का जवान बगल में खड़ा दिख रहा होगा और बमुश्किल 20 मीटर की दूरी पर एक पुलिस अधिकारी भी आपको दिख रहा है। लेकिन इस बेहोश नौजवान को लेकर दोनों बिल्कुल बेपरवाह है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं। झारखंड सरकार दावा कर रही है कि बेहोश होने वाले अभ्यर्थियों को तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया कराई गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप वीडियो को देखकर समझ जाइए। इस टेस्ट के दौरान बेहोश हुए कैंडिडेट्स को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और ये सबसे बड़ी वजह रही कि यही सबसे बड़ी वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो टेस्ट के दौरान मेडिकल हेल्प कितना था ये तो आपने देख लिया। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। टेस्ट के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद जब ये अभ्यर्थी झारखंड के अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे तो वहां क्या इंतजाम था, वो तस्वीर भी आप देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे, इसको क्यों हम कह रहे हैं कि डेथ रेस। दौड़ के बाद बेहोशी की हालत में पहुंचे वो नौजवान जमीन पर पड़े हुए थे अस्पतालों में। आप इन तस्वीरों को आप देखिए। सवाल यहीं पर यह उठता है कि झारखंड पुलिस भर्ती दौड़ में लगातार मौतों के बाद भी इस तरह की लापरवाही कैसे बरती जा रही है। बिना पुख्ता तैयारी के पुलिस भर्ती दौड़ कराने का फैसला झारखंड सरकार ने कैसे और क्यों लिया। नियम के मुताबिक क्या भर्ती दौड़ से पहले अभ्यर्थियों की मेडिकल फिटनेस जांच की गई, क्या रिपोर्ट ली गई उसकी। झारखंड पुलिस भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले नौजवान अरुण कुमार ने अपनी मौत से चंद घंटे पहले जो बयान दिया है वो आपको जब आप सुनेंगे तब आपको आप हैरान रह जाएंगे। पलामू के नवभारत रिपोर्टर नितेश तिवारी ने यह बयान रिकॉर्ड किया था और ये अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले अरुण ने जो कहा वो आप सुनेंगे तो आपको सदमा जैसा लगेगा। एक बार सुनिए। मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फर्स्ट मैच में अपना
पैर रखा, लेकिन सेकेंड मिनट में अपना पैर नहीं रखा क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वहाँ पे इतना यकीन है कि हमने अभी पास कर लिया था, अभी बचल था मेरा पास 1 मिनट, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। अब हम फिर कोई अधिकारी ने बोला कि आगे तक जाना है, तो हम वहाँ तक भी गए हैं, ठीक है, लेकिन हम बैठ के गए हैं। तो इसके बाद हुआ कि हमको बेहोशी टाइप का लगने लगा। अब बहुत देर तक चिल्लाने छटपटाने लगे, आधा घंटा तक हम ऐसा रहे, कोई अधिकारी नहीं हमको मदद करने आया। तो अरुण ने एकदम स्पष्ट कहा कि वो आधे घंटे तक सांस के लिए तड़पता रहा, छटपटाता रहा जमीन पर गिरकर, और वहां पर कोई अधिकारी नहीं था। अब अधिकारी थे लेकिन कोई बचाने के लिए उसको नहीं आया। आप सोचिए कि किस तरह के इंतजाम थे। ऐसे में 11 मौतें और उससे जुड़े हुए सवाल जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन को लेकर उठ रहे हैं। और उन्होंने क्या सफाई दी कि भर्ती दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत और बेहोशी के मामले की हम जांच कर रहे हैं, और शनिवार से दौड़ का टाइम बदल दिया गया है। सुबह 9 बजे की जगह सुबह 4:30 बजे दौड़ कराई जाएगी। झारखंड पुलिस भर्ती दौड़ में 10 मौतों के बाद हेमंत सोरेन का बयान आया। इसके चंद घंटे बाद झारखंड के साहिबगंज में 11वें अभ्यर्थी विकास लिंडा की मौत की खबर आ गई। विकास दौड़ते दौड़ते गिरा, बेहोश हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगर आपके दिमाग में कहीं यह बात है कि झारखंड में पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान गिरते ही अभ्यर्थियों की मौत हो जा रही थी, तो आपको मैं यहां पर करेक्ट करना चाहता हूं। मरने वाले 11 अभ्यर्थी भर्ती दौड़ में दौड़ते दौड़ते गिरे जरूर, उनकी सांस फूली, वो बेहोश हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल जाकर उन्होंने दम तोड़ा। अरुण भी उन्हीं में से एक था, और आपने देखा वो अस्पताल में भर्ती था। इसमें हार्ट अटैक का एंगल तो है, लेकिन सडन डेथ वाली बात नहीं है, जैसे कि तस्वीरें हमने हाल के दिनों में देखी कि लोग नाचते नाचते, चलते, बात करते, घूमते फिरते गिर गए और अचानक से उनकी जान चली गई। ऐसी मौतों के लिए कोरोना वैक्सीन और उसके इफेक्ट की खूब चर्चा हुई, लेकिन यहां स्पष्ट है कि झारखंड में पुलिस भर्ती दौड़ में मौत की वजह को कोरोना से जोड़कर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। बड़ा सवाल यह है कि जिन 11 नौजवानों ने दम तोड़ा, क्या उनका पोस्टमार्टम करवाया गया? अगर नहीं तो क्यों? इसका जवाब अभी तक न तो झारखंड सरकार दे रही है, न पुलिस विभाग दे रहा है, और न वो अस्पताल दे रहे हैं जहां की उनकी मौत हुई। इन अप्राकृतिक मौतों की कड़ियां अब झारखंड सरकार की पुलिस भर्ती के नियमों से जोड़कर देखा जा रहा है, और जिसके मुताबिक पुलिस अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। सरकार अगले 2 सालों में 1 लाख पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऐलान उसने किया है, और यूपी में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, यानी कि झारखंड में जितनी होती है उसकी आधी, और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर यानी करीब 2.5 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है। यूपी और हिमाचल के उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि झारखंड में पुलिस भर्ती के लिए दौड़ का क्राइटेरिया इतना टफ बना दिया गया कि वो नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हुआ। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ कोई आसान बात है क्या? यही नहीं, हेमंत सोरेन सरकार के पुलिस भर्ती फैसले पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहां नियमों की भी अनदेखी की गई, और भर्ती दौड़ का आयोजन कराने का फैसला पहले किया गया। ज्यादातर जो परीक्षाएं होती है उसमें क्या होता है कि रिटन पहले होता है और उसके बाद फिजिकल फिटनेस की जांच होती है, लेकिन यहां पर पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाने लगा कि ताकि अभ्यर्थियों को छांटा जा सके और कम से कम लोगों का रिटन टेस्ट लेना पड़े। पुलिस भर्ती दौड़ का आयोजन आमतौर पर सितंबर के बाद होता है, ताकि ठंड के दिनों में, ताकि इस तरह से उमस कम हो और इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लेकिन झारखंड में अगस्त और सितंबर के बीच इसका आयोजन करवाया गया, जब उमस सबसे ज्यादा होती है। आप सोचिए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए नियम तोड़कर नौजवानों को मौत के मुंह में झोंक दिया? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि मानसून के मौसम में इतनी लंबी दौड़ कराने का फैसला कैसे कर सकती है कोई सरकार? क्या झारखंड सरकार और पुलिस भर्ती परीक्षा कराने वालों को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि इस मौसम में उमस के कारण गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है, और ऐसे में 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ प्राणघातक हो सकती है? रात के 12 बजे से भर्ती दौड़ के लिए लाइन में लगने का सिलसिला, और फिर उसके 9 घंटे बाद, सोचिए 12 बजे रात से लोग कतार में खड़े हैं और उसके 9 घंटे बाद दौड़ होगी। ऐसे में भूखे प्यासे दौड़ की कतार में लगे अभ्यर्थियों की देह में कितनी जान बची होगी, आप समझ सकते हैं।
ऐसे में नौकरी हासिल करने की मजबूरी में नौजवान कैसे अपनी कमजोरी और को एक तरफ किनारे रख करके और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने दौड़ लगाई होगी, आप इसको समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। इसीलिए घूम फिरकर सारी उंगलियां हेमंत सोरेन सरकार की ओर उठ रही है। झारखंड में नौजवानों के प्रदर्शन की हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके निशाने पर हेमंत सरकार हैं। इस घटना के बाद आपको अभी जानकारी मिली है कि वहां के डीजीपी ने सूचना दी है कि एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है, यानी कि 12 नौजवानों की मौत हो चुकी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी नौजवानों के इसी गुस्से को देखकर हेमंत सरकार को घेर रही है और आरोप बिल्कुल स्पष्ट है। हेमंत सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में झारखंड में कोई भर्ती नहीं की, जबकि वादा था कि 5 साल में 1 लाख लोगों की भर्तियां करेंगे, नौकरियां देंगे। विधानसभा चुनाव में जनता के बीच किस मुंह से जाते अब? इसलिए आनंद फानन में 583 पदों पर पुलिस भर्ती का आयोजन कर दिया गया। नियमों को तोड़कर पहले दौड़ कराने का फैसला कर लिया गया ताकि अभ्यर्थियों को कम से कम नौकरी की उम्मीद जग जाए और कम से कम चुनाव निपट जाए इसी बहाने। बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार का यही चुनावी दांव 22 से 25 साल के नौजवानों के लिए डेथ रेस बन गया।